इसका लेक्चर नंबर 52 है। कल जो है हमने वो यूनिकनेस सेकंड यूनिकनेस थ्योरम जो है उसको भी स्टडी कर लिया था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक आप शुरू करना है। ये सारी चीज़ें जो थी यूनिकनेस थ्योरम और लाप्लास इक्वेशन, सारा पोर्शन हमने इसको कवर किया। अब हमने नेक्स्ट करना है मेथड ऑफ इमेजेस। तो अभी आपने जो प्रीवियसली लाप्लास इक्वेशन को स्टडी किया है, तो बेसिकली लाप्लास इक्वेशन किस लिए इस्तेमाल होती है? पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि जहाँ पर आप पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो लाप्लास इक्वेशन से फाइंड नहीं कर पाते। तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर फिर हमें ये मेथड ऑफ इमेजेस वाला मेथड जो है इसको अप्लाई करना पड़ता है पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली मेथड ऑफ इमेजेस जो अभी हैं ये एक मेथड है कि जिसके ज़रिए आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं उन कन्फिग्रेशंस के लिए कि जिनके ऊपर आप लाप्लास इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ एन अदर वे टू फाइंड द पोटेंशियल। तो सम इलेक्ट्रोस्टैटिक problems can be solved to find the potential without solving the Laplace equation। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको आप सॉल्व कर लेते हैं बगैर लाप्लास इक्वेशन के। इस तरह का मेथड जो है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इमेजेस। सच type of method is known as method of images। तो ये जो इस टाइप का मेथड है इसको हम मेथड ऑफ इमेजेस का नाम देते हैं। अब मेथड ऑफ इमेज जो है, द मेथड ऑफ इमेजेस इज ए प्रोसीजर फॉर obtaining results without specifically solving a differential equation। ठीक है, यानी कि आप जो लाप्लास इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाती है ना। वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी पड़ती है। चंगा अच्छा खासा लंबा चौड़ा मेथड करते हैं, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में, वो सारे करके देखे हैं आपने। तो ये मेथड ऐसा है कि इसके अंदर आपको फिर जो लाप्लास इक्वेशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर आपको जो है उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन को बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हुए आप जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इस मेथड ऑफ इमेजेस से।
it is not a universally applicable method। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड नहीं है। टू ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स, तमाम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स हैं। सारों के ऊपर ये जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप कहें कि हर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है उसको आप मेथड ऑफ इमेजेस से सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ मखसूस प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, बट इनफ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स can be solved by this method। लेकिन काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इट शुड बी नोटेड that the solution of these problems, यानी कि जो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, would be difficult if we have to use other algebraic method। तो इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप कोई और अलजेब्रिक मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करें, यानी कि इसके लिए पर्टिकुलर अलजेब्रिक मेथड जो है या पर्टिकुलर अलजबरा जो है उसको यूज़ किया जाता है, और उसकी मदद से जो मेथड ऑफ इमेजेस के प्रॉब्लम वो भी आगे हम सीखेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो टू डिटरमिन द एडवांटेजेस, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं जो एडवांटेजेस हैं ऑफ इमेज मेथड, इमेज मेथड के, वी टेक फॉलोइंग एग्जाम्पल as the steps। तो आप एक एग्जाम्पल इसको समझने के लिए इस मेथड को, आप सपोज करें कि एग्जाम्पल क्या है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है। सपोज ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस डी, एट ए डिस्टेंस डी, उसको डिस्टेंस डी के ऊपर आपने रखा हुआ है अबाउट एन इनफाइनाइट
ग्राउंडेड कंडक्टिंग मीन at zero potential. Plane as shown in figure 1. ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है कि जो डिस्टेंस डी के ऊपर है एक ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन से। ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन का मतलब यह है कि ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर आपने उस प्लेन को रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है। अब इस सिस्टम की वजह से जो है वो मेथड ऑफ इमेजेस को इस सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करना। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक कंडक्टिंग प्लेन है आपके पास। इस तरफ वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये जेड है, ये एक्स है। ये इस जगह पर ये डी डिस्टेंस है जहाँ पर कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है ये। ठीक है जी, इस कंडक्टिंग प्लेन से इसका पोटेंशियल V0 पे है, दैट इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो ये सिस्टम है हमारे पास। ये एक कंडक्टिंग प्लेन है, इसमें डी डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो पड़ा हुआ। इसको आप कह लेंगे ये फिगर 1। नाउ द क्वेश्चन is what is potential V in the region above the conducting plane। इस कंडक्टिंग प्लेन के अबव पोटेंशियल जो है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, वो पोटेंशियल की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। अब पोटेंशियल जो है V इन द रीजन Z greater than 0 above the plane is not just V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R। अब पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से तो यही वाला ही होता है ना। तो अब Z ग्रेटर दैन 0, Z ग्रेटर दैन 0 यानी कि ऊपर वाली साइड के ऊपर पॉजिटिव, तो वो ये पोटेंशियल नहीं होगा सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के जहाँ पर आप कंडक्टिंग प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये तो पॉइंट चार्ज का ना, वैसे तो ज़हन में यही बात आती है ना कि
ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, तो पॉइंट चार्ज का तो यही पोटेंशियल होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, यही पोटेंशियल होता है ना। लेकिन ये वहाँ पर आप कंडक्टिंग प्लेन की बात नहीं करते। हेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिंग प्लेन के कंडक्टिंग प्लेन से d डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट चार्ज q पड़ा हुआ, तो अब इसका पोटेंशियल ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो सिर्फ सिंपल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है जो किसी पॉइंट के ऊपर होता है, किसी डिस्टेंस r के ऊपर। वहाँ पर हम किसी कंडक्टिंग प्लेन का जिक्र तो नहीं करते। तो यहाँ पर जो कि कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसलिए अब ये पोटेंशियल तो सिर्फ नहीं हो सकता, बट चार्ज q विल आल्सो इंड्यूस, अब चार्ज q जो है वो इंड्यूस करेगा अ सर्टन अमाउंट ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, ए सर्टन अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। एक सर्टन अमाउंट जो है नेगेटिव चार्ज की उसको इंड्यूस करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेन कंडक्टर है, यानी कि ठीक है, ऑन द नियर बाई सरफेस, जो नज़दीकी सरफेस होगी उसकी, ऑन द नियर बाई सरफेस, ठीक है, नज़दीकी सरफेस के ऊपर ऑफ द कंडक्टर। तो फिर इसका मतलब है कि जो टोटल पोटेंशियल है, दस द टोटल पोटेंशियल, तो फिर जो टोटल पोटेंशियल है इसका मतलब है V is due to in part to Q directly and in part how much charge is induced on the conducting plane. And how it is distributed. अब चार्ज Q जो है उसकी वजह से एक सर्टन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी नियर बाई सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर। तो ये देखा, ये चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा। इससे जो टोटल पोटेंशियल है आपका V, जो एक पार्ट उसका Q का है, ठीक है, जो डायरेक्टली उसके अंदर पार्ट ले रहा है, और फिर दूसरे पार्ट के अंदर कितना हिस्सा चार्ज का इंड्यूस हो रहा है। अब दो किस्म के चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक वो चार्ज है जो पॉइंट चार्ज Q है, और दूसरा चार्ज इंड्यूस हो रहा है कंडक्टिंग सरफेस की वजह से, यानी कि चार्ज के दो हिस्से हैं, एक पॉइंट चार्ज है और एक इंड्यूस चार्ज है, और ये दोनों चार्ज जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पोटेंशियल के लिए। और जो इंड्यूस चार्ज है वो ऑब्वियसली, और जो ये चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इस कंडक्टिंग सरफेस के, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि पोटेंशियल तो फिर एक चार्ज की वजह से तो ना हुआ, समझ आ रही है बात। अब पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से नहीं है, पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज भी बीच में आ गया, ठीक है ना, उसकी भी कंट्रीब्यूशन हमें लेनी पड़ेगी।
तो फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आवर प्रॉब्लम इज टू सॉल्व बाय द लेप्लास इक्वेशन। इस प्रॉब्लम को तो फिर सॉल्व होना चाहिए लेप्लास इक्वेशन से या पॉइजन इक्वेशन से। इन रीजन z ग्रेटर देन 0 विद सिंगल पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज Q जो है एट 0, 0 और D, ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस है। तो सिर्फ z के अलॉन्ग ही है हाइट आपके पास d डिस्टेंस है, तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 के बराबर होते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि मैथमेटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक तो इस प्रॉब्लम को लेप्लास या पॉइजन इक्वेशन जो है उसको अप्लाई करके तो इसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और जाहिर बात है कि जब आपने उससे सॉल्व करना है तो फिर उससे सॉल्व करने के लिए यू नीड बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, उससे सॉल्व करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड, बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो आप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो बाउंड्री कंडीशंस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर कि जहाँ पर ये कंडक्टिंग प्लेन है और इस कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर किसी z हाइट के ऊपर एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिंग टू द बाउंड्री कंडीशंस अब जो बाउंड्री कंडीशंस हैं यहाँ पर वो आप देखें कि पहली बाउंड्री कंडीशन है कि v अगर 0 है एट z इज इक्वल टू 0। दूसरी है कि v गोज टू 0 एट r मच ग्रेटर देन d, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट पोजिशन वैक्टर इज मच ग्रेटर देन d। ये बाउंड्री कंडीशन है दो, v 0 पे z 0, यानी कि z 0 पे v 0, फिर v 0 है अगर r मच ग्रेटर देन d है। ये बाउंड्री कंडीशन आपने अप्लाई कर दिया। अब इन बाउंड्री कंडीशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कंसिडर एन अदर प्रॉब्लम फॉर ए मोमेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें और प्रॉब्लम जो उसको कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस।
आप क्या कंसिडर करेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस को, ठीक है। प्लस क्यू एट 0 0 D and minus q at 0 0 minus D, यानी कि एक उस प्लेन के ऊपर और एक उस प्लेन के नीचे, z ग्रेटर देन 0 और z लेस देन 0 के लिए 2 पॉइंट चार्जेस जो हैं वो, ठीक है जी। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन वी कैन राइट, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ पोटेंशियल की, तो वी एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी। अब जो तीसरा कोऑर्डिनेट है ना वो डी डिस्टेंस के ऊपर है, हाइट ली हुई है ना, तो वो उसमें से जेड माइनस डी हो जाएगा एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी, और जो नीचे वाला लिया हुआ है उसके लिए जेड प्लस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप राइट डाउन कर सकते हैं कि वी ऑफ एक्स कामा वाई जेड 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर। इसको कह दें दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो इट शुड बी नोटेड that the boundary conditions तो जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इन दिस केस आर सेटिस्फाइड। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं कि v इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू 0, कि v जो है वो 0 के बराबर है जब z जो है वो 0 के बराबर है। आप देखेंगे इसके अंदर z को 0 करें तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये दोनों कट, जब ये कट जाएंगे तो v 0, ठीक है। तो ये तो इसको तो ये सेटिस्फाई जो है वो कर रहा है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पर सेकंड, ये तो फर्स्ट वाली होगी, सेकंड कंडीशन जो है वो इसके ऊपर लगाएं तो v 0 है व्हेन r इज मच मच ग्रेटर देन d, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट इज मच मच ग्रेटर देन डी। अगर ये वाली टर्म इस डी से बहुत ज़्यादा हो जाए, आप इसको ओपन कर लें, ये डी से ज़्यादा हो जाएगी तो डी के ख़त्म हो जाएगा,
तो पीछे यही रह जाएगा, तो ये भी आपस में काट जाएंगे। जब काट जाएंगे तो v 0 के बराबर आ गया। ठीक है, v of x y z q over 4 pi epsilon naught 1 over x square plus y square plus z square z square minus 2zd और प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zd प्लस डी स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है। अब यहाँ पर आप ये असम्पशन लगा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट इज मच मच ग्रेटर देन डी। ठीक है, ये डी से बहुत बड़ा है, तो फिर ये दोनों टर्में तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, इसमें भी डी आ रहा है, इधर भी डी आ रही है, तो ख़त्म हो गई। तो पीछे क्या रह जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो v ऑफ x कामा वाई जेड। तो अब जो दोनों बाउंड्री कंडीशंस आपने डिफाइन की हुई हैं, वो दोनों बाउंड्री कंडीशंस हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं इसको। अब जो चार्ज आपके पास इस रीजन में है, ये जो z ग्रेटर देन 0 से लेकर z लेस देन 0 का रीजन, ठीक है, यानी कि प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। बता दो इसे। And only the charge in the region z greater than 0 is plus q at 0 0 d। पोजीशन ठीक है, प्लस क्यू जो है वो इस पोजीशन पे है, इस रीजन के अंदर। एंड वी सी दैट these are precisely the same conditions
of the original problem. That the upper half of the second configuration has the exactly same potential as the first configuration. अब जो सेकंड कन्फिग्रेशन है उस सेकंड कन्फिग्रेशन की भी फिगर जो मैं उसको ड्रा करता हूँ, क्योंकि आपने सेकंड कन्फिग्रेशन के लिए अंदर एक इमेज चार्ज ले लिया। अब हमने कहा कि प्लस क्यू जो है वो 0 0 डी के ऊपर है, और जो इमेज चार्ज लिया था नीचे की तरफ वो 0 0 माइनस डी के ऊपर, वो सेकंड कन्फिग्रेशन। तो उसकी भी फिगर बनाते हैं हम, सेकंड कन्फिग्रेशन की भी। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर ये चार्ज Q है और ये कोई डिस्टेंस D है। ठीक है, ये आपके Z है, ये X है और ये Y है। अब इसके नीचे की तरफ जो है जो माइनस Q चार्ज आपने लिया हुआ है, ये इमेज चार्ज है, ये माइनस Q, ये भी यहाँ पर ये Z है, लेकिन ये नेगेटिव के अंदर जा रहा है माइनस Q जो है। तो अब उस कन्फिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये दूसरी कन्फिग्रेशन लेनी पड़ी, जिसमें हमने एक इमेज चार्ज का सहारा लिया जो कि माइनस Q है। इसको आप कह दें ये फिगर 2 है। अब जो लोअर हाफ है Z लेस देन 0, यानी कि ये निचला, ठीक है ना, यहाँ पर Z ग्रेटर देन 0 है और इधर Z लेस देन 0 है, ये लोअर हाफ है, इज कंप्लीटली डिफरेंट, ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है, बट वी नीड ओनली द अपर हाफ। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ जो है वो अपर हाफ की ज़रूरत है, विच फिट टू our required specification। यानी कि ये वाला जो लोअर हाफ आपने लिया, ये तो आपने इमेज लिया उसका, एक्चुअली जो कन्फिग्रेशन है वो तो अपर हाफ की वजह से है। ये तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ये मेथड जो है वो हमने इस्तेमाल किया। तो जो फिर पोटेंशियल है, thus the potential V of a
पॉइंट चार्ज। तो फिर जो पोटेंशियल है आपके पास पॉइंट चार्ज का, above an infinite grounded plane, इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन के अबव जो लिया हुआ है, और ये कंडक्टिंग भी है, is given by the equation with z greater than 0. ठीक है जी। अब जो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है विद मेथड ऑफ इमेजेस का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए। तो जो मेथड ऑफ इमेजेस का मेथड है उसको जब आपने यूज़ करना है तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। जहाँ से पोटेंशियल का आपको पता हो तो उस पोटेंशियल की मदद से यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो पोटेंशियल की हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, वो जो पीछे मैंने इक्वेशन नंबर 1 राइट डाउन की थी, वो आपके पास पोटेंशियल की इक्वेशन है जो दोनों हाफ्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इस अपर हाफ को भी रिप्रेजेंट कर रही है और लोअर हाफ को भी रिप्रेजेंट कर रही है। Now we solve the problem by method of images. तो मेथड ऑफ इमेजेस से सॉल्व करने के लिए आप देखें कि जो ई एक्स ऑफ वाई जेड है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल वी, इसके बराबर। इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 आप क्या लें तो ई इज इक्वल टू, अब इसके अंदर v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करें और डेल जो है ये बराबर है हमारे पास करली ओवर करली एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई जे यूनिट वेक्टर करली ओवर करली जेड के यूनिट वेक्टर इनटू। अब जो इक्वेशन 1 है उसको सब्स्टिट्यूट करें तो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर का अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब जाहिर बात है आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स वाई और जेड की रिस्पेक्ट से। तो डेरिवेटिव लेके देखते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई जो है
दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आयोटा और माइनस आई यूनिट वेक्टर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3 .x इसका डेरिवेटिव लिया। ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी, सॉरी ये -3/2 आएगा इधर का स्क्वायर इसकी भी पावर -3/2 .x। ठीक है, ये आई यूनिट वेक्टर के साथ जो आ रहा था उसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद दूसरा जे वाला माइनस जे यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3/2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर -3/2 .y। ये ब्रैकेट जो है ना इसको यहाँ रहने दें। ठीक है, इसको -3 और इधर आके इसको एंड करें। ठीक है, नफ़ी 3/2 .x और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी ऐसे करें, इसको -3/2 उसके बाद माइनस .y और ये ब्रैकेट। ना लास्ट टर्म रह गई है, लास्ट टर्म जो है वो आपके पास -k यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर -3/2 जेड माइनस डी आ जाएगा। अब चूँकि जेड के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, जेड माइनस डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर नफ़ी 3/2 जेड प्लस डी ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरा क्या है, यही आपने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। अब यहाँ पर सरफेस जो है प्लेन की, at the
सरफेस ऑफ द प्लेन, जो प्लेन की सरफेस है, यानी कि z इज इक्वल टू 0, z 0 के ऊपर। अब इसके अंदर अब जहाँ पर z आ रहा है वहाँ पर z को आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो e एक्स वाई 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के यूनिट वेक्टर माइनस 2d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2 ये आ जाए। ठीक है, z को 0 सब्स्टिट्यूट कर दे, कुछ टर्में जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी और बाकी ये वाली टर्म जो है वो रह जाएगी z 0 जब पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ के वाई रह जाएगी, x और y वाली आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, क्योंकि के वाली के अंदर जो है वो आ रहा है z प्लस जी और z माइनस टी। ठीक है, ये वाली रह जाएंगी, बाकी जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, यानी कि ये वाली और ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म जो है z वाली वो बाकी बच जाएगी। तो ये हमारे पास e की वैल्यू जो है वो निकल आई। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि e 0 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू डी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी स्क्वायर, इधर भी ये डी आना है 3/2। माइनस के यूनिट वेक्टर, इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन नंबर 3 को हम यूं भी लिख सकते हैं कि ई एक्स वाई 0 दैट इज इक्वल टू ई एन के यूनिट वेक्टर। इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसके अंदर ई एन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू डी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 के बराबर। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये क्या शो कर रहा है? इट शोज दैट एट द प्लेन, के प्लेन के ऊपर फील्ड इज नॉर्मल, फील्ड नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है प्लेन के ऊपर फील्ड। नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो अब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिया है, इसके लिए मेथड ऑफ इमेजेस के लिए। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो हमने कैलकुलेट करना है इसकी सरफेस चार्ज जो डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम पोटेंशियल और चार्ज उसे भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने इस मेथड के अंदर क्या किया है कि एक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी, उस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करने के लिए एक इमेज चार्ज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है और वो इंट्रोड्यूस करवा के आपने सॉल्व करना
शुरू कर दी। उस इमेज चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखा है, फिर उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, अभी उस इलेक्ट्रिक फील्ड से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे और अमाउंट ऑफ चार्ज भी निकालेंगे। तो इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इमेजेस।